Assalamu alaikum everyone, this is Hamza Khan. If I am planning to apply for the GCAS scholarship, then how much percentage of marks are good enough? How much grade do I have to apply for GCAS scholarship? Or what is the percentage criteria if I want to apply for the GCAS scholarship? These are some of the most important questions that have been repeatedly asked by a number of students. So in this video, we will talk about that what actually the minimum eligibility criteria regarding the percentage of marks that you must hold in order to apply for the GCAS scholarship. So actually before coming to the point that how much percentage or grades or marks you should have in order to apply for the GCAS scholarship, remember one thing that there are some other factors apart from the marks or percentage or the grades. There are some other factors that actually play an important role in the GCAS scholarship selection procedure. So it's mean there are some other factors that we also need to consider about. We will talk about those factors later on, but for now we will talk about that how much percentage marks or grades you should have or you must hold in order to apply for the GCAS scholarship. So look, the criteria for the GCAS scholarship is different in term of grade and percentage of marks, both for the fresh student and for the current or the previous GCAS scholar. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप जीके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं फॉर द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और फॉर द ग्रेजुएट प्रोग्राम, तो अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं मींस कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन दोनों प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो उसके लिए जो मार्क्स और परसेंटेज आपको रिक्वायर्ड हैं वो कौन से होंगे, पहले हम उनके बारे में बात करेंगे एंड देन हम मूव ऑन करेंगे। अगर आप प्रीवियस जीके स्कॉलर हैं या करंट जीके स्कॉलर हैं, तो देन उसके लिए कितने मार्क्स आपको चाहिए ताकि आप एलिजिबल हो सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कितना ग्रेड्स और मार्क्स और परसेंटेज आपके होने चाहिए अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम जीके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं फॉर द अंडर ग्रेजुएट एंड फॉर द ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप जो मिनिमम सीजीपीए है आउट ऑफ 4.0 स्केल, अगर आपका वो सीजीपीए 2.64 है, तो इट्स मीन कि आप एलिजिबल हैं जीके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए। नंबर ऑफ सीजीपीए स्केल्स होते हैं, मैं कुछ और सीजीपीए स्केल के बारे में आपको बताता हूँ ताकि आपको एक क्लियर आइडिया हो जाए कि अगर आपके मार्क्स 4.0 स्केल में से 2.64 नहीं है, मीन्स कि अगर आपका जीपीए या सीजीपीए का स्केल 4.0 का नहीं है, कुछ और स्केल है, तो उनमें से आपका कितना सीजीपीए होना चाहिए ताकि आप एलिजिबल हो सकें। अगर आपका सीजीपीए का स्केल 4.3 है, तो उसमें से आपके अगर 2.80 सीजीपीए है, तो आप डेफिनेटली एलिजिबल हैं। इसी तरह अगर आपका सीजीपीए का स्केल 4.5 है और उसमें से आपका जो सीजीपीए है वो 2.91 है, मीन्स कि अगर आपने 2.91 सीजीपीए होल्ड किया हुआ है या इससे ज़्यादा है आउट ऑफ 4.5 जो सीजीपीए का स्केल है, तो देन आप एलिजिबल हैं कि जीके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकें। और इसी तरह अगर आपका जो सीजीपीए या ग्रेडिंग स्केल 5.0 का है, तो उसमें से अगर आप 3.23 सीजीपीए को होल्ड करते हैं, दैट इज़ द मिनिमम सीजीपीए दैट यू मस्ट होल्ड, तो देन आप डेफिनेटली जीके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह से अब आपने खुद चेकआउट करना है कि आपका मिनिमम सीजीपीए क्या है, क्या आप उस मिनिमम सीजीपीए क्राइटेरिया को मीट करते हैं। तो अगर आप मीट करते हैं तो वो एक मिनिमम परसेंटेज मार्क्स या ग्रेड्स हैं जिनका आपके पास होना ज़रूरी है ताकि आप जीके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकें। अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तब भी, और अगर आप ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तब भी। और अगर आपके जो मार्क्स हैं, जो परसेंटेज हैं, अगर वो 100 परसेंटाइल स्कोर में से हैं, तो अगर आप उसमें से 80 परसेंटाइल स्कोर को सिक्योर करते हैं, तो देन आप डेफिनेटली जीके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप अपनी क्लास में टॉप 20% में आते हैं, तो देन भी आप जीके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक क्राइटेरिया है फॉर द फ्रेश स्टूडेंट जो कि जीके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं कि उनके पास इतने मार्क्स का, ग्रेड्स का या परसेंटेज का होना ज़रूरी है ताकि वो अपने आप को एलिजिबल कर सकें फॉर द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और फॉर द ग्रेजुएट प्रोग्राम। अब यहाँ पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि अगर तो मैं एक ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहा हूँ ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं मास्टर के लिए अप्लाई करने जा रहा हूँ,
तो देन तो मैंने अपनी बैचलर कंप्लीट की है, तो जो ग्रेडिंग सिस्टम है मेरा वो तो सीजीपीए में ही होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अपना ग्रेडिंग सिस्टम यूजुअली सीजीपीए के स्केल में ही यूज़ करती हैं। तो तब तो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि मेरा सीजीपीए इतना है या नहीं। बट व्हाट अबाउट कि अगर मैं एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहा हूँ, मीन्स कि अगर मैं बैचलर के लिए अप्लाई करने जा रहा हूँ आफ्टर कंप्लीटिंग माय 12th, तो यूजुअली क्या होता है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनसे हमने 12th स्टैंडर्ड पास आउट किया होता है, उन वो मार्क्स में से हमें जो है वो स्कोर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मीन्स कि वो टोटल मार्क्स में से हमें ऑब्टेन्ड मार्क्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो अब इस कंडीशन में क्या करें? क्योंकि इस कंडीशन में हमारे पास तो सीजीपीए तो नहीं है, तो अब क्या ऐसा करें कि हम उस सीजीपीए क्राइटेरिया को मीट करें? तो आप लोगों ने क्या करना है कि अगर आपका जो प्रीवियस आपने जो भी स्टडी किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 12th पास आउट किया और बैचलर के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं और आपका ग्रेडिंग सिस्टम अगर सीजीपीए में नहीं है, तो इसके लिए आपने क्या करना है कि जो भी मार्क्स आपने अपनी 12th क्लास के अंदर ऑब्टेन किए हैं, उन मार्क्स को अपने रिस्पेक्टिव जो भी इंस्टीट्यूशन है, जिस इंस्टीट्यूशन से आप पास आउट हुए हैं, उनको कहना है कि इन मार्क्स को आपको सीजीपीए एक स्केल में कन्वर्ट कर दें, और उन मार्क्स को अगर वो सीजीपीए स्केल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो देन आप उस सीजीपीए जो मार्क्स कन्वर्जन है उसको सबमिट करवा सकते हैं। रिमेंबर वन थिंग कि वो जो कन्वर्जन होनी चाहिए, वो जो रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन है जिससे आपने अपनी 12th क्लास को पास किया है, तो उनकी तरफ से एक ऑफिशियल कन्वर्जन होनी चाहिए आपके मार्क्स की इनटू सीजीपीए। तो ये आपने करना है, क्योंकि यहाँ पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर होगा, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि अगर हम 12th क्लास को पास करते हैं तो हमारे जो मार्क्स होते हैं वो हमें नंबर्स की फॉर्म में दिए जाते हैं। मीन्स कि ग्रेड्स हमारे नंबर्स की फॉर्म में होते हैं। टोटल मार्क्स में से हमें ऑब्टेन्ड मार्क्स मिलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपने क्या करना है कि उन मार्क्स को अपने रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन से आपने क्या करना है, कन्वर्जन करवानी है सीजीपीए के स्केल में, एंड देन व्हाटएवर द सीजीपीए स्केल आप ऑब्टेन करते हैं, उस सीजीपीए स्केल के साथ आपने चेकआउट करना है कि आप उस क्राइटेरिया को मीट करते हैं, और अगर आप मीट करते हैं तो इट्स मीन कि आप डेफिनिटली एलिजिबल हैं जीके स्कॉलरशिप के लिए। और यहाँ पर एक बात कि वो जो कन्वर्जन होनी चाहिए वो ऑफिशियली उसी रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अभी आपकी 12th क्लास का रिजल्ट आना है, और इसी तरह अगर आपका जो बैचलर है उसका भी फाइनल ईयर चल रहा है और आप चाहते हैं ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें, या अगर मास्टर है, मास्टर का भी फाइनल ईयर चल रहा है, उसका रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, तो चाहते हैं कि पीएचडी के लिए अप्लाई करें, तो इन कंडीशन में आपने क्या करना है? तो इन कंडीशन में आपने ये करना है कि ऐसे एप्लीकेंट जो अभी एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट हैं, जिनका रिजल्ट अभी अनाउंस होना है और अनाउंस सून होने वाला है, यानी बहुत जल्द होने वाला है, विद इन अ मंथ और विद इन अ कपल ऑफ मंथ। तो ऐसी कंडीशन में आपने क्या करना है कि जो भी आपका रिसेंट आपके जो ग्रेड्स होंगे, जो मार्क्स होंगे, जो परसेंटेज होगी आपके रिजल्ट की, देन उस परसेंटेज मार्क्स और ग्रेड्स को आपने यूज़ करना है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। मीन्स कि अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहा हूँ और बैचलर का 7th सेमेस्टर का भी रिजल्ट मेरे पास है, तो ऐसी कंडीशन में आपने क्या करना है कि ऐसी कंडीशन में जो 7th सेमेस्टर का सीजीपीए है, देन उस सीजीपीए को मैं यूज़ करूँगा अपनी एप्लीकेशन के अंदर, और जब तक रिजल्ट मेरा अनाउंस नहीं होता उस सीजीपीए के साथ मैं अप्लाई कर सकता हूँ। इसी तरह जो अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करने जा रहा है, मीन्स कि जो अभी 12th क्लास के बाद बैचलर के लिए अप्लाई करेंगे, तो उन्होंने भी यही करना है कि आपका भी अगर 12th का रिजल्ट अनाउंस होने वाला है तो आप भी एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट के साथ अपना प्रीवियस रिजल्ट सबमिट करवा सकते हैं। आई होप कि ये कन्फ्यूजन जो स्टूडेंट के माइंड में थी ये भी क्लियर अप हो गई है कि अगर आप अभी एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट है और अभी आपका रिजल्ट अनाउंस होना है, तो देन उस कंडीशन में आपने कौन से मार्क्स को यूज़ करना है, या क्या उस कंडीशन में आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये था हमारे पास कि हमें कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ग्रेड्स या स्कोर चाहिए अगर हम जीके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। मीन कि अगर फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं और फॉर द फर्स्ट टाइम अगर हम ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो कितने मार्क्स हमारे पास होना ज़रूरी है ताकि हम एलिजिबल हो सकें। तो मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये डिफरेंट है फॉर द फ्रेश स्टूडेंट एंड फॉर द प्रीवियस और करंट जीके स्कॉलर। तो अब बात करते हैं वो स्टूडेंट जो प्रीवियस जीके स्कॉलर थे या जो करंट जीके स्कॉलर हैं, उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या होगा। मीन्स के फॉर एग्जांपल अगर मैंने प्रीवियसली जीके स्कॉलर
स्कॉलरशिप के थ्रू एक स्टडी प्रोग्राम किया था और देन मैं अगेन अप्लाई करने जा रहा हूँ। यहाँ अगर मैं अभी जीकेएस स्कॉलर हूँ और दोबारा से चाहता हूँ कि एक और डिग्री प्रोग्राम को परस्यू कर सकूँ अंडर द जीकेएस स्कॉलरशिप प्रोग्राम, तो देन मेरा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मार्क्स का वो क्या होगा? यानी क्या चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड होंगी ताकि मैं एलिजिबल हो सकूँ? सबसे पहली बात तो ये कि जो प्रीवियस और करंट जीकेएस स्कॉलर हैं, उन्होंने एक बात को इंश्योर करना है, वो ये कि वो टॉपिक लेवल या 5 या 6 को उन्हें मस्ट होल्ड करना है। मीन्स कि अगर वो दोबारा से अप्लाई करना चाहते हैं जीकेएस स्कॉलरशिप के लिए, तो उनके पास टॉपिक लेवल 5 या 6 का होना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ द मस्ट कंडीशन। इसी तरह अगर आप प्रीवियस और करंट जीकेएस स्कॉलर हैं और दोबारा से अप्लाई करना चाहते हैं जीकेएस स्कॉलरशिप के लिए, तो आपके पास 90% ग्रेड्स या मार्क्स का होना बहुत ज़रूरी है आउट ऑफ 100 पॉइंट स्केल। या अगर आप अपनी क्लास के अंदर टॉप 10% ऑफ स्टूडेंट में आते हैं, तो देन भी आप जीकेएस स्कॉलरशिप के लिए दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक क्राइटेरिया है कि अगर आप जीकेएस स्कॉलरशिप के लिए दोबारा से अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। सो इट्स मीन कि अगर मैं एक प्रीवियस जीकेएस स्कॉलर हूँ या एक करंट जीकेएस स्कॉलर हूँ, चाहता हूँ कि एक बार और जीकेएस स्कॉलरशिप को अवेल करूँ, तो आप डेफ़िनेटली उस चीज़ के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन एक बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि आप जीकेएस स्कॉलरशिप को सिर्फ़ एक बार और अवेल कर सकते हैं फॉर योर हायर डिग्री प्रोग्राम। मीन्स कि अगर मैं बैचलर में जीकेएस स्कॉलर सेलेक्ट हो गया था और चाहता हूँ कि मास्टर के लिए अप्लाई करूँ ताकि अपनी जो मास्टर डिग्री है उसे भी जीकेएस स्कॉलरशिप के अंदर कवर अप करूँ, तो देन आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप मास्टर में सेलेक्ट हुए थे और चाहते थे कि अब दोबारा से पीएचडी के लिए अप्लाई करूँ और वो पीएचडी मेरी जीकेएस स्कॉलरशिप के थ्रू ही हो, तो देन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक क्राइटेरिया है कि अगर आप प्रीवियस जीकेएस स्कॉलर हैं या करंट जीकेएस स्कॉलर हैं, तो उसके लिए जो मार्क्स हैं, जो ग्रेड्स हैं या एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है मार्क्स का, तो इन चीज़ों को आपने मीट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो शायद इस बात को लेकर कन्फ्यूज़ हैं कि अगर हम एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए आते हैं, मीन्स कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बैचलर के लिए आए हैं और बैचलर के लिए सिलेक्ट हो गए हैं, तो क्या हम बैचलर कंप्लीट करने के बाद मास्टर को भी कंप्लीट कर सकते हैं अंडर जीकेएस स्कॉलरशिप? तो डेफ़िनिटली येस, अगर आप इन क्राइटेरिया को मीट करते हैं, जो कि डिफरेंट क्राइटेरिया है एज़ कम्पेयर टू दो स्टूडेंट जो कि फर्स्ट टाइम जीकेएस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इन क्राइटेरिया को अगर आप मीट करते हैं तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। सो दीज आर द ग्रेड और परसेंटेज ऑफ मार्क्स और स्कोर दैट यू मस्ट होल्ड इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर द जीकेएस स्कॉलरशिप। बट रिमेंबर वन थिंग, द क्राइटेरिया फॉर द स्टूडेंट हु आर अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम इज डिफरेंट फ्रॉम द क्राइटेरिया दैट इज फॉर द प्रीवियस और द करंट जीकेएस स्कॉलर। बट स्टार्ट में हमने एक बात की थी, हमने कहा था कि जो मार्क्स हैं उसके अलावा भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो मैटर कर रहे होते हैं। मीन्स कि जो आपके ग्रेड्स हैं, जो आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैं, उनके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक्चुअली आपकी प्रोफ़ाइल को अच्छा कर सकती हैं। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जिनका जो सीजीपी है, जो मार्क्स हैं वो थोड़े कम होते हैं और वो जीकेएस स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं कि जिनका जो मार्क्स है, जो ग्रेड है, जो सीजीपी है वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो माइट भी जीकेएस स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाते। तो इट्स मीन कि कुछ और भी ऐसे फैक्टर हैं जो कि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जीकेएस स्कॉलरशिप की सिलेक्शन के लिए। तो वो फैक्टर एक्चुअली हमारे पास है क्या? रिमेंबर वन थिंग, अपार्ट फ्रॉम द मार्क्स देयर आर अदर फैक्टर्स इंक्लूडिंग योर पर्सनल स्टेटमेंट, योर स्टडी प्लान और द रिसर्च प्रपोजल। ये चीज़ें या इस तरह के और भी फैक्टर बहुत मैटर कर रहे होते हैं। आपने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट किस तरह से लिखी, उसमें क्या लिख रहे हैं, पर्सनल स्टेटमेंट कितनी अच्छी है, कितनी कन्विंसिंग है, आपकी पर्सनल स्टेटमेंट आपको किस तरह से रिप्रेज़ेंट कर रही है, ये बहुत मैटर करती है। इसी तरह अगर आपका स्टडी प्लान बहुत अच्छा है, आपको अपने स्टडी गोल के बारे में क्लियर आइडिया है, आपको ये पता है कि आपने अपनी स्टडी को लेकर किस तरह से चलना है, आपके फ्यूचर स्टडी प्लान क्या है, तो ये भी बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट डालता है। इसी तरह जो रिसर्च स्टूडेंट हैं, उनका जो रिसर्च प्रपोज़ल है, वो बहुत मैटर कर रहा होता है। आप अपने रिसर्च प्रपोज़ल को किस तरह से लिखते हैं, आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी है क्या, आप किस एरिया में रिसर्च करना चाहते हैं, उस रिसर्च के आउटकम क्या होंगे, आपको उस रिसर्च एरिया के बारे में कितनी नो हाउ है और आप कितना उस रिसर्च को लेकर सीरियस हैं, किस लेवल तक रिसर्च को करना चाहते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इट्स मीन कि अगर ये 3 चीज़ें
या जो इन तीनों में से चीज़ें आपके लिए सूटेबल हैं, अगर आप इनको स्ट्रॉन्ग करते हैं और अगर आपके मार्क्स थोड़े कम भी हैं, तो आप एक अच्छी प्रोफ़ाइल को होल्ड कर सकते हैं। तो कोशिश करनी है कि इन 3 चीज़ों को या इस तरह की और भी चीज़ें जो कि आपको स्टैंड आउट कर सकती हैं, आपकी एप्लीकेशन को अच्छा कर सकती हैं, आपकी एप्लीकेशन की जो इमेज है उसे बेहतर कर सकती हैं, आपने इन चीज़ों को बहुत अच्छा लिखना है। ये चीज़ें एक्चुअली दिखने में तो लगती हैं कि नॉर्मल सी चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ें एक्चुअली आपको अच्छा खासा बेनिफिट प्रोवाइड कर सकती हैं। सो आई होप सो आपको जो जीके स्कॉलरशिप की पर्सनल स्टेटमेंट है, जो स्टडी प्लान है, जो रिसर्च प्रपोज़ल है, इनको किस तरह से लिखना है, इनके बारे में आइडिया होगा बिकॉज़ आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन डिटेल कि चीज़ें किस तरह से आपने करनी है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे वीडियो इन व्हिच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दैट हाउ मच परसेंटेज और द ग्रेड्स और द स्कोर दैट यू मस्ट होल्ड in order to be eligible for the GK scholarship, both for the undergraduate program and for the graduate program. Or if you are applying for the first time for the GK scholarship, then how much marks you should hold, or if you are applying for the GK scholarship for the second time, means if you're a previous GK scholar, or if you're a current GK scholar and applying again for the GK scholarship program, and then how much marks you should hold in that condition. I hope कि चीज़ आपको काफ़ी क्लियर है, बट इफ़ यू हैव स्टिल एनी कन्फ्यूजन, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, you can definitely ask me. I will try to answer your question as soon as possible. So meet you in the next video. Till then, Allah Hafiz.